नमस्कार किसान भाई बहनों। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है ऑर्गेनिक फार्मिंग और हमारे साथ एक बहुत ही सक्सेसफुल फार्मर जुड़े हुए हैं जिनका नाम है मनवीर सिंह। दोस्तों, मनवीर सिंह ऑर्गेनिक फार्मिंग के गुरु माने जाते हैं और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हैं। इनका कई सालों का एक्सपीरियंस ऑर्गेनिक फार्मिंग में रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कृषि हेल्पलाइन में। नमस्कार जी। जैसे आपको बताया गया है कि मेरा नाम मनवीर सिंह है और मैं गांव ईगरा डिस्ट्रिक्ट जींद हरियाणा का एक छोटा सा किसान हूं। आज पूरे उत्तरी भारत में किसानों की दशा दयनीय है। ओसनिक है, मंडियों में जब इनकी धान जाती है तो उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा। जब इनको डीएपी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे इनको डीएपी नहीं मिलता। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याओं से किसान जूझ रहा है। आर्थिक कमजोरी में किसान आता जा रहा है और उसके घर चलाने के जो खर्च है वो कम पड़ते था। इन सब का एक ही इलाज है, वो है कम खर्च। आप उसको ऑर्गेनिक खेती कहें, जैविक खेती कहें, जहर मुक्त खेती कहें, नाम जो भी आपको देना है वो नाम आप दे सकते हैं। लेकिन जिस खेती पे खर्च कम हो, जिसका दायित्व हो और जेब में पैसे ठीक ठाक आते हो, वही खेती किसानों के हित में जाएगी। क्योंकि रसायनों का प्रयोग करने से आज हमारे जो अन्न है, खाना है, जो हमारी थाली है, उसके अंदर जहर पहुंच गया है और जिसके कारण हम बीमार करते जा रहे हैं। इस बात को समझते सभी है लेकिन आस नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके सामने 4 तरह के फाल्स यानी झूठे और एक सच्चा दर उनके सामने खड़ा हो। आज मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि किसान साथियों को वो 4 जो झूठे दर है उनका निपटान कर पाए और जो 5वां दर है जिसको मैं थोड़ा बहुत सच्चा भी मानता हूँ, उसको थोड़ी समझ से अमलता। पहला दर होता है, जैसे ही जैविक खेती या ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती का नाम आता है तो किसान के सामने पहला डर होता है कि यदि मैं रसायनों का प्रयोग नहीं करूंगा तो पौधों को खाद की जरूरत पड़ेगी। आज तो मैं डीएपी, यूरिया, जिंक जैसे उर्वरक डाल के अपने पौधों की खुराक पूरी कर लेता हूँ और मेरा उत्पादन ठीक ठाक आता है। लेकिन कल यदि मैं इनको बंद करूंगा तो ये खुराक कहाँ से आएगी। दूसरा किसान को डर है खरपतवारों। कृषि विभाग की किताबों में भी वैज्ञानिकों द्वारा एक ही बात बताई गई है कि आपकी मुख्य फसल के अलावा जो भी दूसरे पौधे आपको खेत के अंदर नजर आते हैं वो नदीन है, खरपतवार है, उनको हटाएंगे तो आपका उत्पादन। उसके लिए भी रसायनों का प्रयोग करके किसान आसानी से उनको हटा पाता है। यदि रसायनों का प्रयोग नहीं करेगा तो उसकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी और उसकी इनकम और कम हो जाएगी। इस तरह से वो डर के कारण नहीं आता। तीसरा जो डर है वो कीड़ों का डर। जब से पेस्टिसाइड कंपनियों के पास बेचने के लिए कुछ जहर हुए हैं तो कीड़ों को 2 भागों में बांट दिया, कुछ मित्र कीट और कुछ दुश्मन कीट के उनके ऊपर प्रभाषित किया गया और किसानों को समझाया गया कि आप दुश्मन कीटों को नहीं मारोगे तो आपकी फसल का नुकसान। क्योंकि सच्चाई ये है कि कोई भी कीट आपका मित्र या दुश्मन नहीं है। उस कीट के स्वभाव को आपको समझना होगा और उसके आने के कारण को जानना होगा। उस कारण को यदि हम हटाएंगे तो कीड़ा आसानी से हट जाएगा। मारने के प्रकल्प में अमेना ब्लीड को मारने लगे तो उसके बाद अमेरिकन सुंडी, मीलीबग और सफेद मक्खी, हापर, गुलाबी सुंडी तक जिस भी कीड़े को हम टारगेट करके मारने चले वो सभी ने हमारी कमर दबाई है। तो ये हमारे काबू में नहीं आया है। तो कीड़े को मारने का जो प्रकल्प है वो किसान के हित में नहीं है। चौथा डर है बीमारी में और कीड़े में किसान भड़क नहीं कर पा रहा। देखो, इस भेद को किसान को समझना होगा और जो बीमारी है उसको प्रकृति की दृष्टि से यदि हम देखेंगे तो केवल 3 प्रकार के पौधों में बीमारी, मैं उन तीनों का जिक्र यहाँ करूंगा और वो 3 पौधे यदि हमारे खेत से हट जाएंगे तो खेत में बीमारी नहीं। इस प्रकार से 4 दर तो ये है झूठे, तो हम देने से अच्छा। लेकिन 5वां दर तो बाजार में तय किया है वो ये है, यदि मैं ऑर्गेनिक खेती करूंगा, जैविक खेती करूंगा तो उसके ग्राहक कौन है, क्योंकि मेरे को उसको महंगे भाव में बेचना होगा। वो कहीं ना कहीं किसान की माल जायद भी है, उसका भी मैं कारण समझाऊंगा। तो हम पहले के तन से शुरुआत करते हैं जिसमें हम उर्वरकों की बात करते हैं। आज डीएपी और यूरिया के लिए किसानों की लाइन लग रही है। किसान साथी यदि थोड़ा पीछे की तरफ देखें तो 35-40 साल पहले हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छी खेती कर और उनको किसी भी प्रकार के उर्वरक की जरूरत नहीं थी, उनमें समझ थी। आज जो ज्ञान उनके पास था हमने उनको अड़पड़ मारने के कारण उनके पास ही छोड़ दिया, उस ज्ञान को हमने नहीं दिया। पहले ताकत होती है कैपिलरी में, जिन खुराकों से पानी नीचे जाता है उन्हीं से वापिस भी आता। इस आने जाने में जो भी घुलनशील तत्व जमीन के अंदर है वो घुलते उसके सारे और वो इसी हम 2 या 3 इंच से उस नमी को जमीन के नीचे दबा दे, जैसे ओडाई करके, मल्चिंग करके, दिखने विधि से हम रोक सके तो उसमें वो खुराक भी साथ के साथ वहाँ पे रुक जाती है और वो पौधों
की खुराक में सम्मिलित हो जाए। दूसरा, जो पेशाब हमारे पशु करते हैं, उसमें गाय हो, भैंस हो, ऊंट हो, बकरी हो या मानव, सभी में 2.5 से 3%, 3.5% तक नाइट्रोजन की है, जो यूरिया यूरिन के माध्यम से कन्वर्ट की जा सकती है। उसका यदि प्रयोग करना किसान साथी शुरू कर दे तो इस यूरिया की हमारे को जरूरत नहीं। इसके बाद जो फास्फोरस की जरूरत होती है, उसके लिए एक सिंपल सा फार्मूला है जिसको हम 521 फार्मूला बोलते हैं। 521 इसलिए बोला जाता है, उसमें 5 हिस्से गोबर की खाद है, FIM है, और 2 हिस्से उसमें राख है और 1 हिस्सा उसमें खड़ी है। खड़ी या आप उसमें सरसों की ले सकते हैं, मूंगफली की ले सकते हैं, तिल की ले सकते हैं, नीम की ले सकते हैं, जो भी आपको सस्ती मिले इसी प्रकार की। 1 हिस्सा खड़ी, 2 हिस्से राख और 5 हिस्से FIM यानी गोबर की गली कड़ी खाद। इसको 7 दिन के लिए यदि हम मिक्स करके छांव में रख देंगे तो इसकी बुझाई हम कर देंगे तो आपको DAP वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से जैविक साधनों से यदि हम उत्पाद को उगाना चाहेंगे तो हमारे घरों में ऐसे साधन है। तो यहाँ से मैं सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा। मैं तो एक प्रकार के फार्मूले ऐसे जानता हूँ जो हमारे घरों में संसाधन है, उन्हीं के माध्यम से बढ़िया प्रकार की पूर्वक के लिए तैयार हो सकती है और हमारा खेत उत्पादक तेरा शुरू। जैविक खेती या प्राकृतिक खेती करने के लिए जो हमने पहले लॉस किया है, उस लॉस को भी हटाना पड़ेगा। यानी जो कार्बन की मात्रा हरियाणा पंजाब में 0.3 के आसपास आ गई है, उसको 0.8 तक हमारे को पहुंचाना पड़ेगा। और ये इतना आसान भी नहीं है, लेकिन यदि किसान समझ से कुछ खेती करना शुरू करे तो ये इतना मुश्किल है। हमने काफी खेतों की रेंज को 1 तक भी पहुंचा दिया, तो वो भी समय होगा कभी तो उनके भी सारे तरीके मैं किसान साथियों से साझा करूंगा और वो अपने खेती ऑर्गेनिक उनको बढ़ाएंगे और उससे खेत में जो जीवाश्म रहते हैं, जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो हवा से जमीन से खुराक के लेके आपको पौधों को देना शुरू करेंगे। उसका एक सिंपल सा है कि आप आपके खेतों के अवशेष है वो खेत के अंदर ही लाए, उससे भी काफी हरी खाद इसका भी प्रबंधन है। तो इस प्रकार से यदि हम घर के साधनों से यदि खुराक तैयार करें पौधों के लिए तो ये मुश्किल काम नहीं है और ये सस्ती पड़ती है और हमारे पौधे आसानी से वो उत्पादन देने में सक्षम है जो हमारे को चाहिए। अब दूसरा पॉइंट पे मैं जाता हूँ, खरपतवार। खरपतवार जैसे मैंने बताया कि दूसरे साथियों की नजरों में 2 भी पौधा उग के आ जाता है मुख्य फसल के अलावा, वो खरपतवार। किसानों को नहीं मानना चाहिए क्योंकि उसमें काफी औषधीय पौधे भी हैं, हमारी सब्जियों वाले पौधे भी हैं। कई बार ऐसे पौधे उग के आ जाते हैं तो हमारी मुख्य फसल से ज्यादा इनकम दे सकते। एक उदाहरण मेरे पास चने के खेत में बाथू का है, जिसमें 1,67,000 रुपए का बाथू मंडी में बेच के इतनी कमाई की जा सकती है उस बीघा में। इस प्रकार से बहुत से औषधीय पौधे होते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी पहचान करके उनको घर में यूज करे या किसी बाजार की तलाश करके उसमें वो बेचे। तो पहला तो इस प्रकार से उनका निदान करना चाहिए। दूसरा, सबसे मुख्य जो बात है खरपतवार के लिए, वो किसान को जरूर समझनी चाहिए। जो भी पौधा आपके खेत में ऑटोमेटिकली आता है वो इंडिकेटर है कि आपके जमीन में किसी न किसी प्रकार से तत्व की कमी या अधिकता हो गई है, जिसके कारण वो आपके खेत में आ रहा है। यहाँ से मैं अभाव में मैं शायद का तो जिक्र नहीं कर पाऊंगा, मैं 2-3 पौधों का मैं यहाँ जिक्र करूंगा जिससे किसान को समझ में आ जाएगी कि रियल में यही कार्य है। जैसे ही कोई साथी ऑर्गेनिक खेती करने लगता है, प्राकृतिक खेती करने लगता है, तो उसके खेत में नाइट्रोजन की कमी हो जाए। और वो गेहूं से ही शुरुआत करते हैं ज्यादातर साथी। तो गेहूं की फसल में आप देखेंगे जो हरियाणा में उसको मेथा बोला जाता है, पंजाब में उसको सेंडी बोला जाता है, वो ऑटोमेटिक खेत में आ गया। जबकि उस एक का इतिहास ये है कि पिछले 20-25 साल से वो पौधा उस खेत में नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें नाइट्रोजन की कमी हुई, नाइट्रेट की कमी जमीन के अंदर हुई, तो नाइट्रेट फिक्सर वो पौधा ऑटोमेटिकली जमीन ने उसको इजाजत दी और वो केस खेत में आ गया। वो हवा से नाइट्रोजन पकड़ता, उसे नाइट्रेट ग्रंथियों में स्थापित करके उत्पूर्ति को करता। इसी प्रकार से जो दूसरा पौधा है उसको साठी बोला जाता है, पंजाब में उसको 61 भी बोलते हैं। उसकी हर पत्ती के साथ में एक काले रंग का बीज होता है। उस पौधे की तासीर को आप देखेंगे, जिस भी खेत में नमक बढ़ जाएगा, वो ट्यूबवेल के 2 नंबर के पानी के कारण बढ़ो या कहीं से सोड़ा हो या कई बार कच्ची खाद किसान डाल देते हैं, तो उसके साथ पेशाब की मात्रा यदि अधिक है तो वहाँ भी नमक बढ़ जाता है। तो उस खेत में भी वो साठी का पौधा आ जाए। उसका बीज से
संबंध जोड़ते हैं किसान साथी। मैं ये कहता हूँ जब 20 साल से आपके खेत में नहीं था तो उसका अचानक से बीज कहाँ से आया, क्योंकि जमीन को पता है यदि नमक ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो बंजर हो जाएगी, तो उसको कंज्यूम करने वाले पौधे की उसको जरूरत थी, इसलिए उस पौधे को उसने जबरदस्त दी और वो पौधा उग गया। ये एक सारा बना है। आप इन पौधों के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि जो भी पौधे आपके खेत में आ रहे हैं वो किसी न किसी तत्व की अधिकता या कमी को दर्शा रहे हैं, तो उसको आप समझ के हटाएंगे तो वो आसानी से हटेगा, और वो जब जरूरतें उसकी पूरी हो जाएंगी तो आपका उत्पादन भी निश्चित रूप से बढ़ेगा, आपका खेत की से। तो ये दो डर मेरे हिसाब से किसानों के कुछ समझ में आए होंगे और वो निकल। मुख्य डर पे आते ही बीमारी के जब हम जूझते हैं उसमें जब तक हमारे पास समझ नहीं है तो हम पेस्टिसाइड वाले की सलाह से, लाला जी की सलाह से जितने भी जगह का प्रयोग वो करवाना चाहे इतने प्रयोग हम कर देते। यदि हम उसको समझ लें, केवल एक स्टेटमेंट है, प्रकृति ने कुछ सूक्ष्म जीवों को आदेश दे रखा है कि आप कोई भी गैर जरूरी पौधा भूमि पे नजर आए तो उसको खुराक लेने से रोको, जितनी खुराक ली है उसको वापस मिट्टी में कन्वर्ट करके जिसके हिस्से की उसको दिलाओ। ये सिंपल सी बात है। अब समझ लेनी ये जरूरी है कि वो गैर जरूरी पौधा को, पहला गैर जरूरी है जो इस क्षेत्र में उगने योग्य नहीं है, जैसे काली मिर्च मरियाला में उगा आएंगे तो उसको कुछ समझिए नहीं। दूसरा गैर जरूरी है जिसका सीजन नहीं है, जैसे गर्मी के सीजन में हम गेहूं उगाना चाहेंगे तो वो उग जाएंगे लेकिन वो उत्पादन नहीं देता है, उससे पहले सूत्रम। ठंड के सीजन में यदि हम बाजरा उगाना चाहेंगे तो बाजरा उग जाएगा, हल्का जर्मिनेशन में आ जाएगा, लेकिन उसके बाद वो तो इसको हटाने में थोड़ा किसान साथी हिचक जाते हैं, क्योंकि भाव के लालच में कुछ सब्जियों का जिसका समय नहीं आया उससे पहले वो उसकी बिजाई कर देते हैं, तो उसमें वो तंग होते हैं। तो यदि उसका सही उपयोग कर ले तो किसानों को वो दिक्कत नहीं। अब जो तीसरा वाला जो पौधा है वो थोड़ा समझना भी कठिन है और उसको हटाना भी वो कुपोषित पौधा, जिस पौधे के खुद के न्यूट्रिएंट पूरे नहीं है, प्रकृति के अनुसार किसी के काम का नहीं है, क्योंकि इस पौधे से जो बीज उत्पादित होगा उससे आगे बीज नहीं बढ़ सकता, आगे उसका जर्मिनेशन नहीं होगा, और यदि उस बीज को कोई खा के तो उन्हें न्यूट्रिएंट पूरा करना चाहेगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट नहीं है तो पूरा नहीं करेगा, तो इसलिए प्रकृति के अनुसार वो भी गए। तो इस तीसरे पौधे को हटाने के लिए हमारे को खुराक और मैनेजमेंट का सही से ध्यान रखना पड़ेगा और पौधों की दूरी का ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें सही हो जाएंगी तो कुपोषित नहीं होगा, कुपोषित नहीं होगा तो उसमें बीमारी नहीं आएगी। आपने महसूस किया होगा कमजोर पौधे में ही बीमारी आती है, इसके अलावा किसी भी पौधे में बीमारी नहीं आती। तो ये तीनों पौधों को यदि हम समझ के अपने खेत से हटा देंगे तो ये जो बीमारी का डर है वो भी। और चौथे जो पॉइंट पे मैं आता हूँ, जिसको बाजार में काफी कैप्चर किया हुआ है, मैं काफी किसानों की जो आर्थिक स्थिति को समझता हूँ तो उसमें पता चलता है वो 1 रुपया बचाने के लिए 19 रुपए खर्च करते हैं। इन जगह पे किसान के यहाँ पे नुकसान नहीं होता, उसको नुकसान होता हुआ दिखता है और वो उस नुकसान को बचने के लिए जो खर्च करता है इतना नुकसान उसने होना नहीं हो। तो यदि इस तरह की स्थिति को किसान साथी समझ ले, मैं 2-3 उदाहरण यहाँ देना पसंद करूंगा। धान में 4 प्रकार की चीज है जो बाजार के माध्यम से काफी जहर बिकवाते हैं। 2 बार तो आता है स्टेम बोरर, जिसको तना छेदक बोला जाता है, 1 बार आती है पत्तल पे और लास्ट में आता है होठ पर तेला। इन चारों कीड़ों को यदि आप समझेंगे तो इनमें से कोई भी नुकसान की स्थिति में नहीं जा सकता यदि किसान साथी उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करे। पहला, जब पहली बार स्टेम बोरर आता है तो वो टाइम आता है जब हम को प्लान कराते हैं खेत में, तो उसके 5-10 दिन के बाद बीज की एक पौध सूखी हुई होती है और किसान साथी 1-2 पत्ता सूखा हुआ देखते ही पेस्टिसाइड वाले के पास चले जाते हैं और कोई जहर उसमें डाल देते हैं। कई साथी तो काफी कॉस्टली और खतरनाक जहर भी उसमें डाल देते हैं। यदि वो साथी एक बार खेत के अंदर घुस के उन पौधों की जांच कर ले तो उनको पता चलेगा कि उसके कुटाव 2 एक्स्ट्रा हैं, यानी उस बीच वाली गो को कीड़े ने सुखाया है तो पौधे ने नीचे से ताकत लगा के 2 पौधों को ज्यादा दे दिए, 2 बाली निकाल सकते हैं। तो यदि वो 2 ज्यादा दे रहा है तो पहले वाले से हमारी क्या जिद होनी चाहिए, तो ये समझना। दूसरी बार जब वो आता है जिस टाइम पे वो बाली निकलनी होती है तो वो नीचे से उस बाली के हिस्से को काट देता है और उस बाली में बीज नहीं भर पाता, वो सफेद रंग की बाली ऊपर नजर आती है और जो झुकी हुई बालियां हैं जिनमें वजन है वो सब किसान नीचे, तो उससे किसान घबरा जाता है और फिर उसको मारने के लिए चलता है। तो ये बात नहीं समझ पाता है, ये लगभग 1 फुट गहराई में पौधे के अंदर बैठा है और वहां से तेरा जहर नहीं जाना है और इस प्रकार से इलाज नहीं कर सकते।
दूसरी बात, कीड़े द्वारा जो सफेद बालियां निकलती हैं वो एक एकड़ में मुश्किल से 1000 होती है। कई बार किसान साथी कंफ्यूज हो जाते हैं, बीमारी से निकली हुई सफेद बालियों को भी कीड़े के नाम ठोक देते हैं, उनकी पहचान नहीं कर पाते। बीमारियों को उतारना अलग से सफेद बालियां निकलती हैं, लेकिन कीड़े द्वारा मुश्किल से 1000 बालियां, और एक बाली का वजन 2.5 ग्राम भी है मान के सुनो मैं, तो 1000 से गुणा करूंगा तो 2.5 किलो धान हो जाता है। 2.5 किलो धान बताने के लिए हम पल्लड़ का साइज थोड़ा बढ़ा दे, सोच में 2.5 किलो बच सकते। छोरली में जब हम मंडी तक लेके जाते हैं तो उसकी दरारों में यदि अच्छे से कपड़े लगा दें तो 2.5 किलो वहां भी बच सकते। दूसरा समझना ये होता है भाई, उस पौधे के पास जो 7 पत्ते, उसमें से जो 7वां पत्ता है वो फ्लैग लीफ है, और फ्लैग लीफ केवल बीज के लिए काम करता है। जिसकी बाली सूख गई है उसका फ्लैग लीफ जीवित है तो वो भोजन बनाएगा, और वो बना हुआ भोजन उसके दानों के लिए तो काम नहीं आ रहा, कोई जिसके दाने तो मर चुके हैं, वो अन्य शाखाओं में तो कन्वर्ट करेगा, तो निश्चित रूप से 2 माह का दूध पीने वाला बच्चा वजन ज्यादा बढ़ाएगा, तो उन दानों में उसका वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वो डर के कारण उसमें जहर मारता है, और उस जहर में मारने के कई बार गिल्ली जमीन में इधर उधर पैर गिरते हैं तो वो नुकसान ज्यादा हो जाता है। यानी पेस्टिसाइड का खर्च हुआ, लेबर का खर्च हुआ, टेक्निकल जो पॉइंट हमारे से उसका खर्च हुआ, हवा में जहर फैला, और जो हमारी सेना थी मित्र कीटों की कहे हो या मांसाहारी कीटों की, वो डिस्टर्ब हुई। ये सारे नुकसान करके हमने बताया कुछ नहीं, क्योंकि नुकसान वहाँ पे होना ही नहीं। नुकसान होता है बीमारियों के कारण, जब सफेद वाली आती है तो उसके कारण, तो किस तरह को इन दोनों में फर्क होना होगा और उसको समझना होगा। अब तीसरे कीड़े पे आते हैं, पत्ता लपेट। लगभग 70 फुटाव हमारे पौधे में होते हैं, और एक पौधे के ऊपर 7 पत्ते होते हैं, और 7 की और 70 की गुणा करूँ तो लगभग 500 पत्ते एक पौधे के ऊपर है। सभी ने भोजन पकाना होता है, पौधे के पास जितना कच्चा मटेरियल होता है उसको पकाते हैं। यदि उसमें से 2-3 पत्तों में 4-5 इंच यदि किसी कीड़े ने खा लिया तो उसमें क्या कौन सी बिजली पड़ गई, पहले ये समझना होगा कि वो किन पौधों पे आता है। जब पत्ता लपेट का मौत आता है तो वो पत्ते को मोड़ के देखता है, वो आसानी से मुड़ जाकर उसके अंदर 2 अंडे रखता है और क्या टाके लगा देता है। यदि वो कठिन मुड़ता है तो उसके तो थोड़ी देर निकल जाता है। तो ये समझना होगा वो नरम कौन से होते हैं। नरम पत्ते वो होंगे जिसमें आप एक ही प्रकार की खुराक दे रहे हैं, इसको बैलेंस ना होने के कारण पत्ता अपने पास रिजर्व रख लेता है और वो नरम पड़ जाता है। या फिर किसी वर्ष के नीचे भी वो पौधे हैं तो वो धूप की कमी के कारण अपने पास आए हुए कच्चे मटेरियल को पका नहीं पा रहे, इसलिए वो नरम पड़ता है। तो आप आपके पौधों में ऐसी खुराक दे जिससे आपके पत्ते नरम ना हो, तो वो पत्ता लपेट आएगी। अब बात आती है अपर की। अपर 2007 से 50 में आया और उसके बाद किसानों ने इसको माना शुरू किया। मैं हर पाठशाला में किसानों साथियों से ये पूछता हूँ, 2007 से पहले का एक किसान मेरे को दिखाओ उसने प्रगति सप्लाई किया या अपर ने किसी किसान के नुकसान किया हो। तो अभी तक मेरे को कोई किसान नहीं मिला जिसने ये कहा कि मेरे पास 2007 से पहले इसको नुकसान। ये 2007 में प्रचार किया गया और इसको रोकने के लिए जो उपाय सुझाए गए, उसमें जो ड्रैगन फ्लाई हमारा एक मांसाहारी कीट है, तो अपने वजन के बराबर मीट आता होता, वो तीनों जगह पे हमला करता है। वो जल में भी, थल में भी और हवा में भी, नभ में भी, तीनों जगह जिस तरह से हमारी सेना कार्य करती है, इसी प्रकार से वो हमारी रक्षा के लिए काम करता है। अपने वजन के बराबर मीट का सकना भूखर किस्म का मांसाहारी कीट जो हमारे खेत में मौजूद रहता है, क्योंकि पानी में उसको अंडे देने होते हैं। पानी उस समय का हमारे धान के खेतों में होता है, तो वहाँ पे इसके बच्चे होते हैं, तो हम जहर मार के उसके बच्चों को मार देते हैं। एक ड्रैगन फ्लाई लगभग 3000 अंडे देती है और एक बच्चा अपने जीवन में लाखों कीटों को नरसंहार करता है। जैसे यहाँ पर आने का टाइम होता था तो वो बच्चे वहाँ पे मौजूद रहते थे और वो उसको खुद को ही खा के निपटारा कर लेते। हमने उसको मार दिया। अब जिस टाइम पे यहाँ पर आता है तो इसकी कुत्ती होती है, वो जितना भी चाहे बच्चे पैदा कर सकते। वो लगभग 1 सप्ताह में 85 गुना हो जाता है और जब वो खेत के अंदर हुआ तो निश्चित रूप से वो रस पिएगा और रस पिएगा तो पौधे कमजोर पड़ेंगे और वो आपकी धान गिरेगी। यानी एक किस्म से आपने अपर को बुलाया है और जब आप बुला रहे हैं तो फिर उसमें खदीरना बढ़ता। निश्चित रूप से दापर नुकसान करता है, लेकिन वो बुलाए से करता है। यदि सही ढंग से हम उसका निपटान करें तो उसके लिए भी डरने की जरूरत है। तो ये कीड़ों का जो डर है, जो धान के माध्यम से मैंने समझाने की कोशिश की, हर पौधे का यही स्वभाव, उन्होंने ज्यादा बात हुआ नहीं है।
हम ज़्यादातर कीड़ों को खेत में, कपास के खेत में सीखते हैं, तो भी उसको देके आसपास घूमने का ज़्यादा स्पेस होता है और बड़े पौधे ज़्यादातर कीड़े आ जाते हैं, वहीं पे देख के हम खुद को सीखते हैं। तो सभी प्रकार के कीड़ों का एक ही स्वभाव है, आप कीड़े को ना छेड़ो, कीड़ा आपको नहीं छेड़े। हम जो पांचवा जो डर है वो है बाजार। काफी साथियों को जब जैविक खेती का चाव होता है, सुनते हैं तो उसको ये लगता है कि इसका बाजार कहाँ पे। पहली बात तो इतना किसानों के पास उत्पाद ही नहीं है कि आपको बेचने की चिंता हो। दूसरा, कई जगह पे आपको भाव जो मिलावटी बाजार के अंदर मिल रहा है सामान, उसके कंपैरिजन आपको ज्यादा भाव लेना पड़ रहा है, तो इसलिए आप कंफ्यूजन में आते हैं। तो एक उदाहरण दे के मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हरियाणा पंजाब में गन्ने का जो रेट है वो 400 रुपए के आसपास। तो 400 रुपए गन्ने का रेट हुआ तो वहां पे किसान को केवल जंप करना होता है, दूसरा कोई काम। यदि किसान साथी उसका गुड़ बनवाना चाहे तो 10% गुड़ बढ़ता है, यानी 40 रुपए गन्ने के रेट के हिसाब से उसके गुड़ का रेट उसी पेन दो। उसको तो पकाने में खर्च आता है वो 18 रुपए 1 किलो के हिसाब से आता है। 40 और 18 58 रुपए में गुड़ किसान के कोल्लू पे तैयार हुआ। कोल्लू तक ले जाने का और उसका वहाँ रुकने का जो खर्च आता है लगभग 2 रुपए उसके आसपास खर्च आ जाता है। तो 60 रुपए में गुड़ पड़ता है किसान के, और आपको ट्रॉली वाला 40 रुपए में, 41 रुपए में, 39 रुपए में गुड़ दे के जाता है। आप इसके गिर समझ के खा रहे हैं, तो ये आपको सोचना है। तो इस तरह की इकोनॉमिक्स में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम कंपटीशन नहीं कर सकते सारित वाले के साथ। ये रसायन वाले गन्ने की बात करा, यदि हम जैविक में गन्ना उगाना चाहेंगे तो उसका थोड़ा उत्पादन भी घटेगा और उसकी साफ संभाल भी बढ़ेगी। तो 100 रुपए के यदि आसपास कोई साथी गुड़ बेच रहा है, गुड़ शक्कर, तो उसका हक बनता है। लेकिन बाजार में जो कंपटीशन है वो 40 और 45 रुपए में है, तो उसके साथ हमारे को किसान साथी को वो मौका से बात करनी होगी, उसको समझाना होगा रियल इकोनॉमिक्स इस तरह। तो यहाँ पे हमारे को उस भाव की जरूरत पड़ती है, अन्यथा जैविक के किसान का जो खर्च घट रहा है तो हर जगह तो उसको ज्यादा भाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, साथियों को मैं एक बात समझाना चाहूंगा, हिंदुस्तान में 2 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं, जो नेटिवली यहाँ की है, दूसरी 2 बाहर से लाके यहाँ पे स्थापित की है। उनमें जो धरती माता है ये फर्क करती है। माता के लिए अपना जाया बच्चा और गोद लिए बेटे में फर्क किए बगैर नहीं रहेगी। इसी प्रकार से फसलें हमने बाहर से अडॉप्ट की हुई है, उसमें हमारी जमीन भी फर्क करती है। इसका एक उदाहरण दूंगा मैं। सरसों मार्च के महीने में कटाई के समय पे खेत में जम जाती है, लेकिन अक्टूबर में जैसे ही हम गेहूं बीजते हैं तो उसके साथ वो झड़ी हुई सरसों का बीज पक्का उगेगा, क्योंकि सरसों हमारी यहाँ की देती फसल है। फिर उसी टाइम पे गेहूं जड़ जाती है खेत के अंदर, तो अगली बार कोई भी फसल हो तो उसके अंदर वो गेहूं दोबारा से जर्मिनेट नहीं हो गया। तो आपने यदि ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत करनी है तो नेती फसलों से करें, उसमें कम मेहनत होगी, कम समझ की जरूरत होगी और आप उसकी शुरुआत करें। हमारा मुख्य मंत्र गेहूं है, इसमें हम लालच शुरुआत गेहूं से करते हैं और उसका उत्पादन हमारी जमीन ऑर्गेनिकली नहीं दे पाती। कुछ बाहरी चीजों की जरूरत होती है और किसान को इतनी समझ नहीं होती शुरू में। धीरे धीरे जब वो सीखता है तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से यदि किसान साथी जैविक खेती पे आएंगे तो तीनों समस्याओं का हल यहाँ पे होगा। मंडी में जो धान की पुपाई हो रही है, हमने उत्पादन का लालच करके, अधिक उत्पादन का लालच करके वो मंडी का तोड़ दी। अब उनको जरूरत नहीं है, कम जरूरत है, तो इसलिए मिलर भी दुदका रहा है, सरकार भी दुदका रही है। यदि हम जैविक विधि से करेंगे तो वो लिमिटेड उत्पादन होगा और कम खर्च में होगा, तो हमारी जेब कम होगा और उसकी डिमांड भी निश्चित रूप से सरकार को भी होगी, देश को भी होगी, उपभोक्ता को भी होगी। तो हमारे वहाँ से ही निपटारा बन गया। जो फर्टिलाइजरों पे हमारी सरकार सब्सिडी दे रही है, उसके ऊपर वो बोझ बनता, हमारे ऊपर उसका एहसान टेका जा रहा है, जबकि हमारे को सब्सिडी मिलती भी नहीं है। तो यदि उर्वरक का हम सही ढंग से मैनेज करके अपनी फसलों का
उत्पादन बढ़ाएंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, तो वो खर्च हमारा घट जाएगा, देश को आर्थिक रूप से वो कमजोरी नहीं आएगी। तो वहाँ से भी हमारा निपटारा हो जाएगा, और जो किसान के ऊपर मानसिक दबाव बना हुआ है कर्ज के कारण, उससे भी हम निपटारा पा पाएंगे। और जो बीमारियों का सबसे ज्यादा असर किसान पे पड़ता है, मेरे आसपास के गांव में काफी नजर मार के देखता हूं मैं, जो मेरी उम्र के किसान, कपास के किसान थे, बहुत ज्यादा कपास उगाते, तो वो सभी कैंसर के कारण जा चुके हैं, क्योंकि उनके शरीर में रोएं द्वारा भी जहर गया है, उनका खाने में भी ताजा जहर मिला है, और जो साधारण खाने में जहर आता है वो तो उसमें मिला है, उसकी हवा में भी जहर रहा है। तो जहर की भटभट में किसान सबसे ज्यादा आए हैं। तो किसान साथियों ने ही बचने की शुरुआत करनी चाहिए, देश के दूसरे साथियों को भी बचाएं। तो इस प्रकार से मेरी सलाह है, आप जैविक खेती को सीख के आगे बढ़ें और देश को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं। ठीक है सर, आपने बहुत ही अच्छे से आपने बताया। 5 जो डर होते हैं किसान के पास, उन पर अगर वो काम कर लें तो अच्छे से ऑर्गेनिक खेती की जा सकती है। आपने बताया खाद के बारे में, खरपतवार के बारे में, बीमारी के बारे में, कीट के बारे में, उसके बाद बाज़ार के बारे में। तो मेरे हिसाब से इतनी जानकारी अगर इन 5 चीज़ों पर ही किसान भाई काम कर लें तो वो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छा बना सकते हैं।